जॉइंट फैमिली में रहने वाली वर्सेस अकेली रहने वाली बहू की रसोई। सुरेखा, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार। अनिका की स्कूल बस आने वाली है। क्या है यार, तुम भेज दो ना स्कूल उसे, मुझे नींद आ रही है बहुत। पागल हो क्या तुम? अरे उठो जल्दी, रेडी कर दिया है मैंने उसको। एटलीस्ट लंच तो बना कर दो ना उसका। हाँ, उठ जाऊंगी मैं अभी, मुझे 10 मिनट और सोने दो। योगेश के बार बार चिल्लाने पर सुरेखा 9 बजे सोकर उठती है और मैगी बनाकर अनिका को लंच में दे देती है। सुरेखा, ये क्या है? रोज रोज वही मैगी। बच्चे की सेहत का तो ख्याल करो, कभी पराठा कभी सब्जी, कुछ तो ढंग का बना दिया करो। ओहो योगेश, सुबह सुबह लेक्चर मत झाड़ा करो, मैं अकेली हूँ, यहाँ सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ऊपर से रात को देर से सोई थी, मैगी भी तो खाना ही है, पेट ही भरता है ना। अरे यार, बहाने बनाना कोई तुमसे सीखे। खैर, मुझे अनिका को स्कूल बस तक छोड़कर आने के बाद ऑफिस जाने के लिए तैयार होना है। तुम लंच में कम से कम कुछ अच्छा बना लेना। हाँ देखूंगी अगर टाइम मिला तो, वरना पास्ता या सैंडविच मंगा लेंगे बाहर से। मैं अकेली होती हूँ घर में सारा काम करने के लिए। एक तरफ सुरेखा की रसोई में जहां चिड़चिड़ापन और आलस था, वहीं दूसरी तरफ यामिनी के घर की सुबह खुशियों से गुलजार थी। सुबह के 6 बजते ही पूरे घर में चहल पहल शुरू हो जाती है। मम्मी जी, ये लीजिए गरम चाय, और पापा जी का काढ़ा भी तैयार है। जीती रह बहू, ला ये पूड़ियाँ मैं सेक देती हूँ, तू जाकर यश को तैयार कर दे और हिमांशु का नाश्ता मेज पर लगा दे। अरे नहीं मम्मी जी, आप बस बैठिए, रिया और मिनी ने सब्जी काट दी है, बस 5 मिनट और दीजिए, सारा खाना तैयार हो जाएगा। वाह भाई, आज तो रसोई से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कुछ खास बना है आज। हाँ पापा, यामिनी ने आज सबका मनपसंद हलवा और चने बनाए हैं। यामिनी के घर से आती पूजा की घंटियों और हलवे की महक सुरेखा के घर तक पहुंचती है। योगेश अपनी बालकनी में खड़ा होकर टाई बांधते हुए एक लंबी सांस लेता है। वाह, क्या खुशबू है। पड़ोसियों के यहाँ तो रोज दिवाली जैसा माहौल रहता है। काश हमें भी ऐसा ताजा और प्यार भरा खाना नसीब होता। अरे तो जाकर वहीं खा लो ना। वैसे भी तुम्हें तो दूसरों के घर का खाना हमेशा अच्छा लगता है। अपने बच्चे और दूसरे की बीवी सबको अच्छी लगती है। अपने घर की शांति तुम्हें दिखती नहीं, बस उस सती सावित्री की गुलामी वाली जिंदगी ही पसंद आती है। वो गुलामी नहीं, प्यार है सुरेखा। और देखो उसकी सेहत, और एक तुम हो चिड़चिड़ी और थकी हुई। मैं आजाद हूँ योगेश, मुझे किसी की जी हुजूरी नहीं करनी पड़ती। मैं जब चाहूँ सोऊं, जब चाहूँ बाहर जाऊं। साड़ी पहनकर रसोई में खटने से अच्छा है कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूं। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। लंच में कुछ बनाया है या आज भी मुझे बाहर का खाना पड़ेगा? आज एडजस्ट कर लेना ना बेबी, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं खुद अपने और अनिका के लिए ऑर्डर करने वाली हूँ। ये भगवान, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। चलो बाय, मैं निकलता हूँ। ऐसा कहकर योगेश ऑफिस के लिए निकल जाता है और सुरेखा फिर से बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। सुरेखा के घर का हर रोज यही हाल था। उसकी रसोई में कभी पास्ता, कभी मैगी, कभी सैंडविच, कभी पोहा, तो कभी उपमा, यही सब बनता था। यह अक्सर रसोई बाजार भरोसे रहती थी। वहीं दूसरी तरफ यामिनी की रसोई हर रोज 56 भोग से महकती थी। 2 दिन बाद सुबह के समय सुरेखा के घर में रोज जैसी आपाधापी मची थी, जबकि यामिनी के घर में पूरा परिवार नाश्ते की मेज पर इकट्ठा था। योगेश, ओ योगेश, इधर आओ जल्दी। यार क्या है सुरेखा, बस आने वाली है अनिका की, ऊपर से मेरा प्रेजेंटेशन है आज। जल्दी बोलो जो बोलना है। देखो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, हम फिर से मम्मी पापा बनने वाले हैं। अरे ये तो ग्रेट न्यूज है। अचानक से योगेश के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। अरे यार शिट, तब तेरे की अब क्या होगा? अनिका छोटी है, घर का काम, ऊपर से तुम्हारी तबीयत। पिछली बार तो मम्मी साथ थी, अब तो तुम अकेली हो, कैसे मैनेज करोगी? मैनेज कर लूंगी बाबा। पिछली बार मम्मी जी ने 50 टोका टोकी की थी, ये मत खाओ वो मत करो। इस बार मैं अपनी मर्जी से डाइट लूंगी, योगा करूंगी और शांति से रहूंगी। किसी की किचकिच नहीं चाहिए मुझे। सुरेखा सुनो मेरी बात, अब ये दूसरी प्रेगनेंसी है। अनिका छोटी है, मम्मी पापा को वापस बुला ले। वो गांव में अकेले छोटे कमरे में रह रहे हैं, रसोई का काम भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैंने उन्हें निकाला था तो वापस क्यों बुलाऊं? मुझे अपनी आजादी बहुत प्यारी है। ठीक है, लेकिन याद रखना एक दिन पछताओगी, क्योंकि ऑफिस के काम के बीच में ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें खुद ही देखना होगा सब। अच्छा चलो, मैं लेट हो रहा हूं अब। योगेश ऑफिस चला जाता है और सुरेखा ने फ्रिज खोला और फिर से पैकेज्ड जूस निकाल लिया और उसे पीने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ यामिनी रसोई में काम करते हुए अचानक चक्कर खाकर बैठ जाती है। ओह मम्मी जी, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ बहू, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हिमांशु जल्दी आ रहे, देख बहू को क्या हुआ। अरे रुक जाओ सब, रोशनी जा पहले गुड़ की डाली ला, बहू का मुंह मीठा करा। मुझे तो इसके चेहरे की रंगत बता रही है।
कि हमारे आंगन में फिर से नन्हे कदम पड़ने वाले हैं। क्या सच में यामिनी? अपनी दादी सास की बात सुनकर यामिनी शर्माते हुए सिर झुका लेती है और धीरे से हाँ में गर्दन हिलाती है। अरे वाह, ये तो बहुत शुभ समाचार है। कार्तिक, मिनी, मिठाई मंगाओ, पूरे मोहल्ले में बांटनी है। और सुन यामिनी बेटी, आज से तू कोई भारी काम नहीं करेगी। भाभी अब आप सिर्फ आराम करना, ऑफिस से आते ही घर का सारा काम मैं और मिनी देख लेंगे। और रसोई में तो तू झांकना भी मत, मैं हूं ना, तुझे क्या खाना है क्या नहीं सब मैं देखूंगी, बस तू खुश रहे। देखा यामिनी, मैंने कहा था ना, परिवार साथ हो तो हर खुशी 10 गुना बढ़ जाती है। हाँ मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इस बार मुझे यश के लिए एक छोटी सी बहन चाहिए। यामिनी के घर में उसकी प्रेगनेंसी की खबर किसी त्योहार से कम नहीं थी। खबर सुनते ही उसकी सास रोशनी जी ने सबके लिए खीर बनाने में लग गई, उन्हें रसोई में देखकर। मम्मी जी अभी अभी तो किचन का काम खत्म हुआ है, सभी ने खाना खाया है, अब आप आराम करने की जगह रसोई में क्या कर रही हैं? अरे मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ और सभी का मुंह मीठा कराने के लिए मैं खीर बना रही हूँ। बहू तू बैठ, मैं अभी बना कर लाती हूँ। रोशनी जी यामिनी को आराम करने के लिए कहती है और खुद खीर बनाकर पूरे परिवार को खिलाती है और फिर मिनी से कहती है, मिनी एक काम कर, हमारे पड़ोस में वो रहती है ना छोटी सी बच्ची अनिका, जरा उसके घर पर एक कटोरी खीर दिया। भगवान ने चाहा तो अब की बार हमारे यहाँ एक नन्ही परी आएगी। अरे मम्मी जी आपको हर बार मेरे मन की बात कैसे पता चल जाती है? बेटा कहा था ना, तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो, और बेटियों की बात अगर माँ नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। ले मिनी पहले दे आ, ठंडी हो जाएगी। जी ठीक है मम्मी, लाओ मैं दे आती हूँ। मिनी खीर की कटोरी लेकर सुरेखा के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। सुरेखा दरवाजा खोलती है। जी बताइए क्या हुआ? राधे राधे भाभी जी, वो हमारे घर में गुड न्यूज आई है, मैं फिर से बुआ बनने वाली हूँ, इसीलिए माँ ने खुशी में खीर बनाई है और अनिका के लिए भेजी है। अरे वाह, बच्चों की खबर सुनकर पूरे घर में इतनी खुशी। ऐसा लग रहा है बच्चा यामिनी को नहीं इन लोगों के होने वाला है। अजीब नौटंकी परिवार है। लीजिए भाभी, क्या सोच रही हैं? हाँ लाओ दो, थैंक यू। सुरेखा को खीर की कटोरी देकर मिनी अपने घर चली जाती है और उसके बाद सुरेखा वो कटोरी फ्रिज में रख देती है। शाम के समय योगेश ऑफिस से आता है, तभी सुरेखा रसोई काउंटर पर बैठी फोन पर ऑर्डर कर रही थी। चारों तरफ पैकेट्स बिखरे पड़े थे। हेलो, एक पिज्जा, 2 बर्गर और कोल्ड ड्रिंक भेज दो। हाँ जल्दी भेजना, क्विक। सुरेखा ये क्या हालत है रसोई की? सारा गंदा पड़ा है, रोज बाहर का खाना खा रहे हैं हम। कम से कम हमारी बच्ची की सेहत का, अपने होने वाले बच्चे की सेहत का तो ख्याल करो। अरे छोड़ो ना यार, फिर से शुरू हो गया तुम्हारा घर के खाने का पुराण। जब पैकेट में सब कुछ तैयार मिल जाता है तो मैं बेकार में मेहनत क्यों करूं? जॉइंट फैमिली वाली गुलामी मुझे नहीं चाहिए। इसी आजादी के लिए तो मैं यहाँ हूँ। माँ होकर भी सिर्फ आपने अपने बारे में सोच रही हो। खैर तुमसे कुछ कहना ही बेकार है, मैं पानी पीकर ही काम चला लूंगा। ऐसा कहकर योगेश जैसे ही फ्रिज खोलता है उसे खीर की कटोरी दिखाई देती है। अरे ये खीर, ये भी कहीं से ऑर्डर की है क्या तुमने? लेकिन इसे देखकर ये बाजार की नहीं लग रही। हाँ सही कहा, ये तो पड़ोस वाली मिनी देकर गई है। उसकी भाभी भी प्रेग्नेंट है। कह रही थी कि उसकी माँ ने ऐसी खुशी में सभी के लिए खीर बनाई है और अनिका के लिए भी देकर गई थी। अच्छा, अगर आज माँ हमारे साथ होती तो वो भी इतनी खुश होती ना, और हमारी रसोई की यह हालत भी नहीं होती। तुम्हें वो अपने हाथों का खाना खिलाती। यार इनफ, बस अब मुझे नहीं चाहिए वो घर की पंचायत फिर से। तुम्हें खीर खानी है खाओ, फेंकनी है फेंको, मैं जा रही हूँ मेरा पिज्जा खाने। सुरेखा ने पैकेट खोला और बिना प्लेट के खाना शुरू कर दिया और रसोई को गंदा छोड़कर बेडरूम में पिज्जा लेकर चली गई। वहीं योगेश वो खीर स्वाद लेकर खाने लगा। अरे वाह, कितनी स्वाद है, बिल्कुल माँ के हाथों का। तुम्हारे प्रोसेस्ड और जंक फूड से लाख गुना अच्छी है ये खीर, लेकिन तुम्हारी किस्मत। इसी तरह सुरेखा और यामिनी दोनों की प्रेगनेंसी को 3 महीने गुजर गए थे। दोनों का ही डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट था, लेकिन दोनों घरों में इस चेकअप को लेकर माहौल बिल्कुल अलग था। योगेश आज डॉक्टर के पास जाना है, याद है ना? 3 महीने पूरे हो गए हैं, चेकअप और कुछ जरूरी टेस्ट होने हैं, चलो ना। सुरेखा क्या पागलपन है यार, तुम्हें पता है आज मेरी क्लाइंट के साथ कितनी बड़ी मीटिंग है, मैं नहीं जा सकता। पर योगेश डॉक्टर ने कहा था कि इस बार सोनोग्राफी में बेबी की हार्ट बीट सुनाई देगी, तो फादर का होना जरूरी है। और सच कहूँ तो भले ही सेकेंड टाइम है, लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। देखो सुरेखा, तुमने ही कहा था कि तुम इंडिपेंडेंट हो और अकेले सब संभाल सकती हो। अब बच्चों की तरह जिद मत करो, खुद टैक्सी करो और चली जाओ, या स्कूटी है तुम्हारे पास, मैं लेट हो रहा हूँ यार, बाय। सुरेखा भारी मन से अकेली टैक्सी करके अस्पताल निकलती है। वहीं दूसरी तरफ यामिनी के घर में तो रूटीन चेकअप पर जाने का पूरा काफिला तैयार था। बहू जल्दी से तैयार हो जा, डॉक्टर के लिए लेट नहीं होने चाहिए हम। हाँ ठीक है मम्मी जी, लेकिन पहले किचन साफ कर दो, उसके बाद चलते हैं।
अरे मेरी भाभी, मैं और मिनी है ना, आज हम दोनों ने ऑफिस से लीव ली है, आज आपका चेकअप है ना, आप जाओ, हम सब संभालेंगे। ठीक है, चलिए। यामिनी भी अस्पताल जाने के लिए घर से निकलती हैं। हिमांशु अपनी कार स्टार्ट करता है, उसके साथ उसकी दादी सास और सास गाड़ी में बैठती हैं और हॉस्पिटल पहुंचती हैं। यहाँ सुरेखा पहले से ही अस्पताल की बेंच पर अकेली बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तभी उससे परिवार के साथ सामने से यामिनी आती दिखाई दी। धीरे चल बहू, देख यहाँ फर्श थोड़ा चिकना है। हिमांशु तू जाकर पहले पर्ची कटवा ले, मैं और माँ जी बहू को लेकर अंदर जाते हैं। और सुनो, डॉक्टर से पूछना कि इसे घी और दूध कितना देना है। मेरी बहू के चेहरे पर बिल्कुल थकान नहीं दिखनी चाहिए। हाँ ठीक है माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ डॉक्टर से पूछ कर आऊंगी। रोशनी जी और उर्मिला जी यामिनी को अपने साथ लेकर आ रही होती है। तभी हिमांशु आता है। अरे माँ, चलिए, यामिनी का नंबर आ गया। अच्छा हुआ सुबह ही रिया नंबर लगाकर चली गई, अब हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हिमांशु के कहने पर जल्दी से रोशनी जी यामिनी को लेकर अंदर जाती हैं। डॉक्टर यामिनी का चेकअप करती है और बाहर आकर पूरे परिवार को सावधानियां समझाने लगती है। सुरेखा पास खड़ी होकर ये सब देख रही थी। देखिए 3 महीने हो गए हैं, अब इन्हें भारी सामान नहीं उठाना है, सीढ़ियाँ कम चढ़नी है और सबसे जरूरी बात, इन्हें खुश रखना है। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, घर में हम सब हैं इसकी सेवा के लिए। मैं तो इसे रसोई में झांकने भी नहीं देती, और हम इसे रोज केसर वाला दूध और घर का बना ताजा दलिया खिलाते हैं। बहुत अच्छे, अगर ऐसे ही इनकी केयर हुई तो नॉर्मल डिलीवरी आसान हो जाएगी। उफ, कितनी ओवर एक्टिंग करते हैं ये लोग। एक चेकअप के लिए पूरा खानदान उठा कर ले आए। इसे सेवा नहीं पिछड़ापन कहते हैं। बेचारी यामिनी इन बुढ़ियों के चंगुल में फंसी है। मैं देखो कितनी आजाद हूँ, अपनी मर्जी से आती हूँ और अपनी मर्जी से जाती हूँ। चेकअप के बाद जब हिमांशु सभी के लिए ताजा गन्ने का जूस बनवाता है और सब पी रहे होते हैं, तभी सुरेखा भी चेकअप कराकर बाहर आती है और उसकी मुलाकात यामिनी से हुई। अरे यामिनी, कैसी हो? देख रही हूँ पूरा सर्कस साथ लेकर आई हो एक छोटे से चेकअप के लिए। इतने लोगों की क्या जरूरत? हाँ, वो घर में सभी को मेरी चिंता रहती है ना, इसीलिए। लेकिन सुरेखा, तुम अकेली आई हो? योगेश भाई साहब नहीं आए? नहीं, वो बिजी हैं, और वैसे भी मुझे इन सब चीजों के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं मॉडर्न औरत हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ये जो तुम कर रही हो ना, इसे हमारे यहाँ गुलामी कहते हैं। ये सासू माँ की नसीहतें और दादी की पाबंदियां, उफ, मुझे तो घुटन हो जाए ऐसी लाइफ में। सुरेखा, ये पाबंदी नहीं, फिक्र है। जब कोई अपना हाथ पकड़कर कहता है कि तू चिंता मत कर, हम है ना, तो आधी बीमारी तो वहीं ठीक हो जाती है। हाँ, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर मुझे तो अपनी किटी पार्टी और अपनी आजादी प्यारी है। तुम्हें अपनी ये सांझा चूल्हे वाली जिंदगी मुबारक। मैं तो आजाद पंछी हूँ। सुरेखा ने टैक्सी पकड़ी और भारी मन से चली गई। वहीं यामिनी अपने पूरे परिवार के साथ अस्पताल से घर लौट आई। अगले दिन सुबह सुबह यामिनी के घर के बाहर आंगन में पूरी महफिल सजी हुई थी। उर्मिला जी ने हाथ का चूल्हा आंगन में बनवाया था और पूरा परिवार यामिनी के लिए खास ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू और ताजा नाश्ता बनाने की तैयारी में जुटा हुआ था। मम्मी जी, इतनी सारी तैयारियां? अभी तो 3 ही महीने हुए। अरे बहू, तू चुपचाप बैठी रहे। प्रेगनेंसी के 3 महीने हो गए हैं, अब तू कोई काम नहीं करेगी, हम सब मिलकर तेरे लिए खास लड्डू बना रहे हैं। ले बहू, तब तक तू केसर वाला दूध पी और हम तेरे लिए ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू बना रहे हैं। पुराने जमाने में हम यही बनाते थे। चूल्हे की आंच में बनाया खाना दवा से कम नहीं होता। भाभी, मैंने केले, सेब और अनार काट लिए हैं, ये भी खाओ आप। और ये ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू में आपको कितना मीठा चाहिए, आप ये बताओ बस। दादी जी, और घी डालूं क्या? आप सब मुझसे इतना प्यार करते हो, ऐसा लग रहा है कि मैं न जाने कहीं की महारानी हूँ। मुझे तो अब चक्कर भी नहीं आ रहा। बहू, तू बस आराम कर, हम सब है ना, तू बस खुश रह। आंगन में हाथ के चूल्हे की लकड़ी की खुशबू, घी की महक और फ्रूट्स वाले लड्डू की मीठी सुगंध चारों तरफ फैल गई थी। पूरा परिवार हंसते बोलते एक दूसरे की मदद करते हुए यामिनी के लिए खास नाश्ता तैयार कर रहा था। वहीं सुरेखा अपनी बालकनी में खड़ी खड़ी ये देखकर मुंह बना रही थी और पैकेज्ड फूड खा रही थी। पड़ोसी आंटी ने देख लिया। सुरेखा बेटा, तुम प्रेग्नेंट हो ना, प्रेगनेंसी में रोज पिज्जा बर्गर मत खाओ, घर का ताजा खाना खाओ, वरना सेहत खराब हो जाएगी। आंटी, आप अपनी चिंता खुद रखो। मैं मॉडर्न हूँ, समझदार हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ, अपनी मर्जी से खाऊंगी। जॉइंट फैमिली वाली गुलामी मुझे नहीं चाहिए। बेटा, गुलामी नहीं, फिक्र होती है। हम रोजाना देखते हैं तुम जोमेटो स्विगी करती हो। तुम्हारे सास ससुर कहाँ है, वो रोकते नहीं क्या? इसी रोक टोक के चक्कर में उन्हें मैंने घर से निकाल दिया है। अब मैं आजाद हूँ। पड़ोसी आंटी सिर हिलाती हुई चली गई। सुरेखा ने फिर से अपना बर्गर खाने लग गई। ऐसे ही 2 दिन और गुजरे और उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। उफ मम्मी जी, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे मेरी बच्ची, तू चिंता क्यों करती है? आ यहाँ धूप में बैठ जा, मैं तेरे लिए तेल गरम कर लाई हूँ। अभी सारा दर्द छूमंतर हो जाएगा।
रोशनी जी यामिनी को बिठाकर उसके माथे पर चंपी करने लग जाती हैं। लाओ भाभी, मैं आपके नेल पेंट लगा देती हूँ, आप बस रिलैक्स करो। यश को मिनी संभाल रही है और घर का सारा काम मैंने निपटा दिया है, आप तो बस हमारे घर की रानी बनकर रहो। अरे ये देखो बहू, तेरे कमरे के लिए सुंदर नन्हे बच्चों के ऐसे कान्हा जी के पोस्टर लाया हूँ और ये ताजे कीवी और अनार लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने कहा है ये तेरे लिए बहुत अच्छे हैं। सुरेखा अपनी बालकनी से ये सब देख रही थी। उसे अपने सासू माँ पद्मिनी जी की याद आई, पर उसने तुरंत अपना मन भटका दिया। कितनी ओवर एक्टिंग है। सासू माँ तेल लगा रही हैं, ननद सेवा कर रही है, ये सब कहने की बातें हैं। असल में तो ये लोग इसे कैद करके रखना चाहते हैं। अच्छा है मैं अकेली हूँ अपनी मर्जी की मालकिन। सुरेखा यामिनी के परिवार वालों को उसकी केयर करता हुआ देखकर थोड़ा थोड़ा जलने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ रसोई का सारा काम, अनिका की जिम्मेदारी और घर की सफाई सब सुरेखा के ही मत्थे था। योगेश, हो योगेश, सुनो ना, आज बहुत कमजोरी लग रही है, क्या तुम थोड़ा हाथ बटा दोगे? पैरों में बहुत सूजन है। सुरेखा दिमाग मत खराब करो मेरा, सुबह सुबह ये ड्रामा शुरू मत करो। तुम्हें अकेले रहने का शौक था ना, तुमने ही मेरे माँ बाप को धक्के देकर अलग करवाया था, अब खुद भुगतो। पर योगेश, इस हालत में मैं अकेले कैसे? मुझे कुछ मत बोलना, अगर ज्यादा किचकिच की तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। फिर संभालती रहना अपनी आजादी को, ये तुम्हारा डिसीजन था, मेरा नहीं। जब शरीर ने साथ देना छोड़ दिया तो सुरेखा ने उम्मीद के साथ अपनी माँ को फोन लगाया। माँ प्लीज आ जाओ ना, मेरी प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत हो रही है, घर का काम नहीं संभल रहा, योगेश भी साथ नहीं देते। देख बेटी, मेरे घर पर भी बहुत काम है, तेरे भाई का बिजनेस देखना पड़ता है, घर की जिम्मेदारियां, मैं आकर तेरे पास नहीं रह सकती। हाँ कभी चक्कर लगा जाऊंगी पर रुकना मुमकिन नहीं है, तू खुद ही हिम्मत रख। सुरेखा ने फोन काट दिया और फूट फूट कर रोने लगी और शाम के समय बालकनी में आकर खड़ी हो गई। तब सुरेखा ने देखा कि यामिनी के घर के बाहर पूरा परिवार गार्डन में साथ बैठा है। यामिनी सबको चाय और नाश्ता दे रही हैं और सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। पापा, यामिनी के हाथ की अदरक वाली चाय का तो कोई जवाब ही नहीं है। और क्या, मेरी बहू ने थकी होने के बावजूद हम सबके लिए इतना बढ़िया नाश्ता बनाया। हमारी यामिनी का तो कोई मुकाबला ही नहीं। सुरेखा ये सब बालकनी से देख रही थी, तभी वो बड़बड़ाती है। ये भगवान, कितने पंचायती लोग हैं, कभी तो अपनी बहू की कितनी देखभाल करते हैं और कभी उसी से काम करवाते हैं। सुरेखा अपने घर में लौट आई। शाम को योगेश आया और उसने खाना मांगा। यार सुरेखा, खाने में कुछ बनाया है? नहीं, आज मेरी तबीयत भी खराब थी और अनिका भी परेशान कर रही थी, इसीलिए ब्लिंकिट से मैगी ऑर्डर किए, वही बना लो और मेरे लिए भी बना देना। आर यू आउट ऑफ माइंड? पिछले एक हफ्ते से तुमने घर में चाय तक नहीं बनाई है और ये सब तुझे कितना नुकसान करेगा पता है ना? हाँ ठीक है, जब करेगा तब देखेंगे। सुरेखा ने अपने पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में ऐसे ही बाजार का और प्रोसेस्ड फूड खाया। 9 महीने बाद दोनों को लेबर पेन हुआ, यामिनी की नॉर्मल डिलीवरी हुई और सुरेखा का एक बार फिर से ऑपरेशन। दोनों ने बेटों को जन्म दिया और कुछ दिनों में डिस्चार्ज होकर घर आ गई। यामिनी का बच्चा पूरे परिवार की गोद में खेल रहा था, जबकि सुरेखा का बच्चा पालने में अकेला रोता रहता और सुरेखा रसोई के काम में पिसी जा रही थी। सुबह का वक्त था। सुरेखा अपनी बालकनी में खड़ी सूखी रोटियां चबा रही थी और नीचे का नजारा देख रही थी। नीचे यामिनी के घर के बाहर चारपाई बिछी थी। अरे मेरा पोता देख कैसे मुस्कुरा रहा है। बहू तू जाकर आराम से अपनी चाय नाश्ता कर ले, इसे मैं संभाल लूंगी। और भाभी, मैंने यश और अपने लिए ताजा दलिया बना दिया, आप बस बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। मम्मी जी, आप लोग हैं तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि बच्चा पालना इतना मुश्किल काम है। सुरेखा ये सब देख रही थी और उसे याद आया कि कैसे वो पूरी रात अपने रोते हुए बच्चे के साथ जागी रहती है, क्योंकि योगेश सुबह ऑफिस जाने का बहाना बनाकर दूसरे कमरे में सो जाता है। उसे ना तो कोई मालिश करने वाला था और ना ही कोई बच्चे को खिलाने वाला। एक रात सुरेखा के बेटे की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसे तेज बुखार था और वो लगातार रो रहा था। योगेश, ओ योगेश, उठो ना, देखो बाबू का शरीर आग की तरह तप रहा है, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। क्या है सुरेखा, रात के 2 बज रहे हैं, मुझे सुबह एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन के लिए निकलना है, तुम खुद देख लो ना। मैं कैसे अकेले जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है, प्लीज चलो ना। देखो सुरेखा, ये बच्चा तुमने पैदा किया है, तुम ही संभालो, मुझे 50 काम है ऑफिस के। और याद है ना, तुम्हें अकेले रहने का बहुत शौक था, तुमने ही मेरे माँ बाप को घर से निकाला था। अगर आज वो साथ होते तो वो बच्चे को अस्पताल ले जाते और मैं चैन से सो पाता। अब तुमने अलग होने का फैसला किया था तो भुगतो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। योगेश चादर तान कर सो गया। सुरेखा स्तब्ध खड़ी रह गई। उसकी आंखों के सामने यामिनी का घर घूमने लगा। जहां बच्चा छींकता भी था तो पूरा घर जाग जाता था। अगले दिन सुबह सुरेखा अकेले बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी, आंखें सूजी हुई और बाल बिखरे हुए थे। मिसेस सुरेखा, बच्चे को इतना इन्फेक्शन कैसे हो गया और आप इतनी देर से क्यों आई हैं?
छोटे बच्चे के मामले में ऐसी लापरवाही सही नहीं है। क्या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है जो आपकी मदद कर सके? नहीं डॉक्टर साहब, मैं अकेली हूँ। देखिए, अकेले बच्चा पालना आसान नहीं है। आपकी हालत देखकर लग रहा है कि आपने कई दिनों से नींद पूरी नहीं की है। ऐसे तो आपकी सेहत भी बिगड़ जाएगी। डॉक्टर की बातें सुनकर सुरेखा फूट फूट कर रोने लगी। फिर सुरेखा अस्पताल से वापस आई तो वो घर के दरवाजे पर ही कमजोरी से ढह गई। शोर सुनकर यामिनी की सास रोशनी जी दौड़ कर आई। अरे सुरेखा बेटी, क्या हुआ? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है, तू फिक्र मत कर, चल अंदर। रोशनी जी ने तुरंत सुरेखा को संभाला, बच्चे के सिर पर पानी की पट्टियां रखी और यामिनी ने सुरेखा के लिए गर्म सूप और खाना बनाया। सुरेखा देख रही थी कि कैसे वो लोग बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद कर रहे थे। मैं कितनी गलत थी। मैंने तो आप लोगों का हमेशा मजाक उड़ाया, पर आज मुसीबत में आप ही काम आए। पगली, परिवार और पड़ोसी इसीलिए तो होते हैं। सुरेखा की हालत अब पागलों जैसी हो गई थी। उसका बेटा पिछले 4-5 दिनों से बीमार था और वो एक पल के लिए भी सो नहीं पाई थी। आंखों के नीचे काले घेरे, बिखरे बाल और चिड़चिड़ापन उसकी पहचान बन गई थी। वहीं बगल वाले घर में यामिनी का बेटा भी बीमार हुआ था, पर पूरा वहां घर लगा हुआ था। दादी उसे गोद में लेकर बैठी थी, बुआ दवा दे रही थी और यामिनी चैन से सो रही थी। योगेश, उठो ना, देखो बाबू फिर से रो रहा है। मैं 4 रातों से सोई नहीं हूँ, मेरा सिर फटा जा रहा है, थोड़ी देर से पकड़ लो ना। यार सुरेखा, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, तुम एक बच्चा नहीं संभाल सकती? सारा दिन घर में ही तो रहती हो। घर पर रहती हूँ तो क्या हुआ? क्या मैं मशीन हूँ? अगर अकेले नहीं संभल रहा था तो तुमने मेरा साथ क्यों दिया अलग होने में? क्यों मान ली मेरी बात? मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया था ताकि तुम कलेश करना बंद करो। मुझे क्या पता था कि तुम अपनी आजादी का बोझ खुद ही नहीं उठा पाओगी। अब भुगतो, मुझे सोने दो। इस बीच सुरेखा के मायके से एक दुखद खबर आती है। उसके किसी करीबी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी और उसे तुरंत जाना था। पर समस्या यह थी कि छोटे बच्चे को इतनी दूर ऐसे माहौल में कैसे ले जाए, और घर पर पीछे छोड़ने के लिए कोई था ही नहीं। कहाँ जाऊं? बच्चे को किसके पास छोड़ू? कोई पड़ोसी भी तो अपना नहीं बनाया मैंने। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? सुरेखा हिचकते हुए अपनी परेशानी बताती है। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है? तू बेझिझक होकर जा, बच्चे को हमारे यहाँ छोड़ जा। घर में यामिनी है, दादी माँ है, दादाजी है, सब मिलकर इसे संभाल लेंगे। ये हमारे घर के बच्चों के साथ खेलता रहेगा। सुरेखा भारी मन से बच्चे को वहां छोड़ तो गई, पर उसे पहली बार अपनी हार का एहसास हुआ। ऐसे ही 2 महीने गुजर गए और एक दिन अनिका के स्कूल से अचानक फोन आता है। सुरेखा की बेटी अनिका और यामिनी का बेटा यश एक ही क्लास में पढ़ते हैं। टीचर ने दोनों के माता पिता को तुरंत स्कूल बुलाया था। देखिए, आज क्लास में हमने बच्चों को फैमिली ट्री बनाने के लिए कहा था। यश ने बहुत सुंदर पेड़ बनाया। दादा दादी, चाचा चाची सब खुश दिख रहे हैं, पर आपकी बेटी अनिका ने ये बनाया है। ये क्या है? अनिका ने पूरे पेड़ पर काला रंग क्यों पोत दिया है? यही तो चिंता की बात है। जब मैंने उससे पूछा कि ये काला रंग क्या है तो वो रोने लगी। उसने कहा, मैम मेरे घर में कोई नहीं है, मम्मी हमेशा काम करती हैं या सोती रहती हैं, पापा हमेशा चिल्लाते रहते हैं, मेरे साथ कोई नहीं खेलता। मिसेस सुरेखा, आपकी बेटी डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही है। उसे अपनों के प्यार और बड़े परिवार की जरूरत है। सुरेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चुपचाप बाहर निकली और घर पहुंची। योगेश, हम जीत कर भी हार गए। मेरी आजादी ने मेरी बेटी का बचपन काला कर दिया। मुझे बोरिया हाई फाई लाइफ नहीं चाहिए। घर आकर सुरेखा रसोई में खड़ी थी। चूल्हे पर दाल उबल रही थी। उसकी आंखों के सामने अचानक पुराना दिन घूम गया जब उसने सास ससुर को घर से निकाल दिया था। बस अब काफी हुआ मम्मी जी। रोज रोज की रोक टोक, ये मत खाओ, वो मत बनाओ, रसोई गंदी हो रही है, मैं अपनी मर्जी से रसोई चलाऊंगी। बहू, हम तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं। ज्वाइंट फैमिली में सब साथ रहते हैं तो बोझ बट जाता है। रसोई अकेले चलाना आसान नहीं। बेटा देख लेना, अकेले रहकर बाद में पछताना मत। सुरेखा प्लीज शांत हो जाओ। मम्मी पापा को निकालने की क्या जरूरत है? हम सब साथ रह सकते हैं, रसोई का काम भी बढ़ जाएगा। नहीं, मुझे आजादी चाहिए। मुझे किसी की सलाह या टोक टाक नहीं चाहिए। आप लोग अलग चले जाइए या मैं चली जाऊंगी। मैं अकेली रहकर अपनी रसोई संभाल लूंगी। सुरेखा ने उसी दिन सास ससुर को घर से निकाल दिया। अब वो शहर के दूसरे कोने में एक छोटे किराए के कमरे में रह रहे थे। वो चूल्हे की तरफ मुड़ी और बासी दाल को घूरने लगी। शाम को वो बाहर आई। जून की चिलचिलाती गर्मी थी। यामिनी के घर के बाहर आंगन में बड़ा सा टेंट लगा था। सब मिलकर ठंडी ठंडी लस्सी और आम पन्ना का आनंद ले रहे थे। हंसी मजाक का शोर सुरेखा के कानों तक पहुंच रहा था। उफ, ये लोग तो ऐसे दिखावा करते हैं जैसे कोई मेला लगा हो। आज मैं भी पार्टी करूंगी, अपनी हाई फाई लाइफ इन्हें दिखाऊंगी। सुरेखा ने बहुत मेहनत से घर में सजावट की, ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम मंगाई। उसने बड़े चाव से अपने माई के फोन किया।
मम्मी पापा, आज मैंने घर पर बहुत बढ़िया ठंडी चीजों की पार्टी रखी है, आप लोग आ जाओ ना, हम साथ में एंजॉय करेंगे। देख बेटा, आज तो नामुमकिन है, तेरे भाई को बहुत बड़ी बिजनेस डील मिली है, हम सब वहीं बिजी हैं, तू अपनी पार्टी खुद ही एंजॉय कर ले। पर मम्मी, मैंने इतने प्यार से सब तैयार किया कि आप मेरे लिए थोड़ा वक्त नहीं निकाल सकती? बेटी, तेरे प्यार की वजह से मैं अपना काम तो नहीं छोड़ सकती ना, तो अब बड़ी हो गई है, खुद को संभालना सीख। सुरेखा सूनी मेज पर रखी पिघलती हुई आइसक्रीम को देखती रह गई। एक तरफ यामिनी अपनी सासू माँ और नंद के साथ मिलकर त्योहारों और खुशियों का आनंद लेती थी, वहीं सुरेखा अपनी चार दीवारी में कैद होकर रह गई थी। और अगले दिन शाम को, नहीं पूजा, मैं किटी पार्टी में नहीं आ सकती। अनिका को किसके पास छोड़ूं? योगेश अभी तक ऑफिस से नहीं आए और अकेले घर छोड़कर जाना मुमकिन नहीं है। तुम लोग एंजॉय करो, मेरा तो नसीब ही ऐसा है। सुरेखा ने फोन पटका और बालकनी में आकर खड़ी हो गई। नीचे यामिनी अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर की भजन मंडली में जाने की तैयारी कर रही थी। सबने मैचिंग कपड़े पहने थे और सबके चेहरों पर एक अलग ही रौनक थी। बहू तो तैयार हो गई? चल, आज मंदिर में बड़ा अच्छा कीर्तन है, यश को उसके दादाजी संभाल लेंगे, तू बस भजन का आनंद लेना। हाँ मम्मी जी, बस 2 मिनट। लाइए भाभी, मैं आपकी साड़ी ठीक कर दूं। यामिनी कैसे सज धज कर बिना किसी फिक्र के बाहर जा रही है। मुझे तो पार्लर जाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि अनिका और छोटे बाबू को संभालने वाला कोई नहीं है। अगले दिन सुबह सुरेखा पसीने से तरबतर भारी सब्जी के थैले उठाए पैदल घर लौट रही थी। तभी सामने से यामिनी हाथ में सिर्फ एक छोटा सा पर्स लिए टहलती हुई आ रही थी। अरे यामिनी, तुम कहाँ से आ रही हो? सब्जी लेने नहीं जाती क्या? नहीं सुरेखा, मुझे सब्जी मंडी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। घर की सब्जियां मम्मी पापा ले आते, राशन भैया ले आते हैं और दूध हिमांशु ले आते। मुझे तो बस ये सोचना होता है कि आज क्या अच्छा बनाना है। जॉइंट फैमिली में रहने का यही तो सुख है। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं पर बोझ आधा हो जाता है। काश ये बात मुझे पहले समझ आ जाती। सुरेखा घर आ जाती है। कुछ दिन बाद अनिका की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वो 5 दिनों से सोई नहीं थी और सुरेखा की भी नींद उड़ चुकी थी। वो चिड़चिड़ी हो गई थी। क्या है सुरेखा, सारा दिन घर पर रहती हो, एक बच्चा नहीं संभाल रहा? अकेले नहीं संभाला जा रहा। क्यों मान ली थी मेरी बात अलग होने की? क्यों नहीं रोका मुझे? मैंने सपोर्ट इसलिए किया था ताकि तुम कलेश न करो। तुम्हें अकेले रहने का शौक था ना, अब भुगतो। अगर आज माँ पापा होते साथ में तो वो अनिका को संभाल लेते और मैं चैन से सो पाता। उस रात सुरेखा सो नहीं सकी। उसने योगेश से बात की। योगेश, मुझे माफ कर दो, मम्मी पापा के पास चलते, हमें उन्हें घर लाना होगा। भगवान का शुक्रिया, तुम्हारी अकल तो ठिकाने आई। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। योगेश की बात सुनकर सुरेखा जल्दी से अनिका और छोटे बच्चों को तैयार करती है और तैयार होकर सभी योगेश के माता पिता के पास पहुंचे। योगेश के माँ बाप एक छोटे से किराए के मकान में सादगी से रह रहे थे। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी आजादी के घमंड में अंधी हो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं अकेले बहुत खुश रहूंगी, पर सच तो ये है कि अपनों के बिना ये जिंदगी सिर्फ एक सजा है। मेरी अनिका का बचपन छिन गया, मेरी मुस्कान खो गई। प्लीज वापस घर चलिए। पगली बहू, माँ बाप कभी बच्चों से नाराज नहीं रहते। हमने तो बस तुम्हारे बुलाने का इंतजार किया था। कुछ ही दिनों में पूरा परिवार फिर से एक हो गया। अब सुरेखा का घर भी यामिनी के घर की तरह महकने लगा था। उसकी सास पद्मिनी जी उसके साथ खड़ी होकर मसाले पीस रही थी और नंद हिमांशी अनिका को होमवर्क करा रही थी। मम्मी जी, आज मैंने योगेश की पसंद के कढ़ी चावल बनाए। आप बस एक बार चक्कर बताइए कि नमक सही है या नहीं। अरे वाह भाई, आज तो घर में रौनक लौट आई है। सुरेखा ने बालकनी से यामिनी की तरफ हाथ हिलाया। दोनों बहुओं ने आंखों ही आंखों में बात की और मुस्कुराई। तभी कुकर की सीटी बजी। अरे वाह, आज तो कुकर भी बता रहा है हमारा घर गुलजार हो गया है। जी पापा जी, अब इस घर में भी जॉइंट फैमिली में रहने वाली बहू की रसोई की तरह सिर्फ प्यार ही पकेगा। आज सुरेखा का परिवार भी पूरा हो गया था। तो अगर आप सुरेखा की जगह होते तो क्या करते और क्या उसका फैसला सही था? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।